नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके समक्ष चुनाव आयोग की गड़बड़ियां और उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना, इन सब चीज़ों पर चर्चा करूंगा, जिसके जरिए पूरे देश में कई राज्यों की सरकारें चोरी के वोट के जरिए गठित कर ली गई। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी चोरी के वोट के जरिए बना ली गई। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा एनालिसिस है और हमारी जो बात है वो राहुल गांधी की जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसके जरिए हम आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्रेस नहीं की है, हकीकत में प्रोग्रेस की है। उसका एजेंडा भले ही कुछ भी रहा हो, उसका एजेंडा नकारात्मक पॉलिटिक्स या मंदिर मस्जिद की राजनीति या नफ़रत की राजनीति, या ये कहें कि हिंदू राष्ट्र, या फिर अंत में हम ये कह दें कि भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, और इन सब चीज़ों को लेकर उसने अपना दायरा बढ़ाने में काफ़ी सफलता हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको मालूम है कि उसकी इस पार्टी के 3 सांसद हुआ करते थे और उसके बाद पार्टी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि वो पिछले 11 साल से राज कर रही है। लेकिन इन 11 सालों में उसने जो कुछ भी किया, उसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक है। उसने देश की जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था हैं, पहले उन पर अपने आदमी तैनात किए जो संघी सोच के थे, भारतीय जनता पार्टी सोच के थे। वहाँ बैठ कर के उन्होंने अपने तरीके से सारी जो गोटियाँ हैं उनको अपने हाथों में लिया, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं रहा। राम मंदिर निर्माण के लिए जो फैसला किया गया उसमें साफ साफ सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। पिछला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने तो साफ किया कि मुझे ऊपर से आभास हुआ तब जाकर के मैंने फैसला किया और जनता के हित में। हालांकि उन्हीं लोगों ने ये भी लिखा कि जो मस्जिद तोड़ी गई थी वो अवैधानिक रूप से तोड़ी गई थी। तो बहुत सी और भी चीज़ें थी उसमें। एक ASI की रिपोर्ट भी जो आई उसमें भी ये था कि यहाँ जो मस्जिद थी उसके नीचे मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले। तो खैर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी दिल दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएं। अब चूँकि ये मसला अन्ना आंदोलन को भीतर से या ये कहें पीछे से समर्थन देकर के जो मूव खड़ा किया गया, उसमें 2G घोटाला, कोल घोटाला और कई और चीज़ों को शामिल करके जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ख़ासतौर पर जो मनमोहन सिंह जी की, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन जब सत्ता में नरेंद्र मोदी आ गए, उसके बाद वो घोटाले कहाँ चले गए, उन लोगों को कोई सवाल पूछने वाला नहीं कि भाई तुमने तो 2G घोटाले की बात उठाई थी, जेल भेजने की बात उठाई थी, कोल की बात उठाई थी और उसमें दोषियों को सज़ा देने की बात की। वो सारी चीज़ें एक बगल हो गई। साथ साथ ये भी हुआ कि 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख को भी फिर बाद में ये कह दिया गया ये तो जुमला था। एक जो बाबा हैं रामदेव जी, उन्होंने कहा कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा, मैं बिकवाऊँगा। अब पता नहीं बाबा रामदेव कहाँ हैं, क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर कोई। लेकिन इन सब चीज़ों से जो हमारे देश की जो आबादी है या हम ये कहें आवाम है, वो बहुत ही छल कपट की जो राजनीति है उसमें तत्काल आ जाता है। जैसे आपको ये लगता है कि 5 किलो अनाज देकर के जो लोग इस झांसे में हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा, चलो अच्छा है 5 किलो अनाज मिलेगा, तो घर में 10 मेंबर हैं तो
50 किलो अनाज आ जाएगा, उसी से हमारा गुजारा चल जाएगा। तो इस तरह की जो मानसिकता देश की जनता के प्रति बनी हुई है, वो भी इसमें पूरी तरह से काम कर गई। और मोदी जी खुद कहते हैं, उनका आंकड़ा है, मेरा तो है नहीं, कि हम 85 करोड़ लोगों को देश में सस्ता गल्ला और वो खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहे हैं, और गरीबी में जो लोग हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं? वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने पहले झांसे की राजनीति करके, जो मैं बता रहा था कि 3 से 300 तक पहुंचने की जो राजनीति की, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी। अब मैं आपको बता दूं कि जब इन झांसे के बल पर सरकार बन गई और उसके बाद फिर उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को वहाँ अपने लोग भर्ती करने शुरू कर दिए, तो इससे मामला और अटक गया। अभी आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट तो एक अलग पहलू है, अलग चीज़ है, वो न्याय व्यवस्था देखता है, उसका अपना न्याय करने का तरीका है जो भी है, और उसमें एक जज नहीं होता, तमाम जजेज होते हैं। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो यदि चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मार्जिन पर मान लीजिए मैं और आप 2 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, और 10, 20, 50 वोटों का अंतर है, तो वो हराने में जिताने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। एकदम से जो उनकी अपने इच्छा का जो प्रत्याशी होगा उसे जिता देंगे, और जब जिता देंगे सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद फिर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अब इसमें व्यवस्था यह है कि भाई सुनवाई नहीं है तो कहते हैं कोर्ट जाइए। कोर्ट जाने का रास्ता आपको मालूम है, हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, 20 साल लग जाते हैं न्याय पाने में। 5 साल का एक सांसद या विधायक का टेन्योर होता है, उस 5 साल में 4 साल तक मुकदमा चलता रहता है, और फिर न्याय मिल भी जाए नहीं भी मिले, दोनों बातें हैं। मिल जाता है तो वो 1 साल में जो विधायक वास्तव में चुना जाना था या सांसद चुना जाना था, वो क्या कर लेगा। तो इसकी भरपाई कहीं नहीं होती कि 4 साल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए किसी व्यक्ति को सज़ा सुना दी जाए। ये न्याय व्यवस्था का पहलू है। यदि वो सज़ा सुना देता है जज, तो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं वो ये काम नहीं करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव था, उसमें एक व्यक्ति जो चुनाव अधिकारी था उसने गड़बड़ करी, गड़बड़ सुप्रीम कोर्ट में आके पकड़ी गई। लेकिन ये भी रहा कि भाई जिसको जीतना था वो जिता भी दिया, आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया वहाँ पर। लेकिन जो गड़बड़ी करने वाला था उसको सज़ा न्याय व्यवस्था ने क्यों नहीं दी? सवाल ये उठता है। यदि उसे सज़ा दे दी जाती तो निश्चित तौर पर एक नज़ीर बनती, और आगे चल कर के इस तरह की जो लापरवाहियाँ हैं, जो गड़बड़ियाँ हैं करने वाले लोग हैं, वो गड़बड़ी नहीं करते। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, शोर मचता है, बुलडोज़र चल जाता है। किसी की चीज़ को अवैध ठहराना, उसके ऊपर बुलडोज़र चला देना, ये शासन का काम नहीं है। ये न्याय देना न्याय व्यवस्था का काम है। लेकिन वो उससे पहले ही सरकार बुलडोज़र चला देती है। बाद में वो खानापूर्ति गलत पाई जाती है कि वो गलत तरीके से चला गया, लेकिन वो न्याय व्यवस्था उस बुलडोज़र चलाने वाले का जो दस्तखत करता है कि बुलडोज़र चलाओ और उस मकान को तोड़ दो, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या करती है? यदि ऐसे लोगों के खिलाफ न्याय व्यवस्था एक फर्स्ट क्लास तरीके से एक आदेश पारित करके जो नुकसान हुआ है उसकी तनख्वाह से, उसकी घर की संपत्ति से वसूल करने का आदेश जारी कर दे, तब ऐसे काम रुक सकते हैं। लेकिन नहीं करते, क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसी ही है। वो DY चंद्रचूड़ थे जो चंडीगढ़ के मेयर का केस देखा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी तो जिता दिया, लेकिन उस जो चुनाव अधिकारी था उसको दंडित नहीं किया। और यही चीज़ है कि लोग अपने मनमानी करते हैं, आदेश दे देते हैं, इसका घर तोड़ दो, उसका घर तोड़ दो, इस प्रत्याशी को जिता दो, इस प्रत्याशी को जिता दो। तो यहाँ जो ईमानदारी होती है वो ईमानदारी इस समय काम नहीं कर रही है।
आदमी धड़ल्ले से अपने आदेश जारी करता है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी का नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, कोई गिर जाए, लेकिन वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मेरे आदेश को पलट दिया जाएगा। ये अभी भी हमारे देश में गड़बड़ी चल रही है। चुनाव आयोग के बारे में इसी सिलसिले में मैं बात आता हूँ। हरियाणा का चुनाव आते आते हमें बहुत सारी चीज़ों की बात सामने आई, मेरे सामने भी आई। मेरे सामने ये बात आई कि भाई कांग्रेस पार्टी ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा। ये क्या मतलब हुआ? हम भी कहने लगे कि हाँ, उसने जो दूसरी पार्टियां हैं, मैंने तो अपने एक वीडियो में यहाँ तक कह दिया था कि भाई अखिलेश यादव को भी 4 सीटें दे देनी चाहिए थी तो शायद सरकार कांग्रेस की बन जाती, लेकिन वो चीज़ गलत थी। मेरा सोच उस समय गलत था। लेकिन जब राहुल गांधी ने एक चीज़ सामने ला कर के रखी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कर्नाटक, मधेपुरा और अब हरियाणा का, तो उससे ये सारी चीज़ें हमारे भी भ्रम दूर हुए और हमें ये सोचने के लिए भी मजबूर होना पड़ा कि देखिए, हर चीज़ पार्टियां गलत नहीं करती। पार्टी गलत इसलिए नहीं करती कि जिनके हाथ में पावर होती है, पावर गेम खेलते हैं वो, और पावर के जरिए वो इधर से उधर सारी चीज़ें कर देती। मैंने आपको बताया, एक बार सर्टिफिकेट जारी हो जाने के बाद उसका चैलेंज करने का जो टारगेट है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है, लेकिन वहाँ पर न्याय नहीं मिलता। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एसआईआर हो रही है। एसआईआर में क्या हुआ? अभी तक पता नहीं चला कि बिहार में जो 90 लाख वोट इधर से उधर किए गए, काटे गए, उसका क्या हुआ। फर्जी जो दस्तावेज तैयार किए गए, फर्जी दस्तखत किए गए, फर्जी फार्म भरे गए, उनका क्या हुआ। आपका दिल्ली में एक एक घर में 50-50 बोर्ड बनाए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में भी इसी तरह की बातें सामने आई और इसको लेकर के मैं आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, अब की बार 400 पार, उसके बाद उसे एक 240 सीटें मिली। उसने 76 सीटें, इस 240 में भी 76 ऐसी सीटें थी जो विभिन्न राज्यों से गड़बड़ी करके अपने खाते में तैयार कराई और इसी आधार पर उसको 240 मिली और उसने गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। अब नीतिगत बात में आ जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी होती है उसकी बैठक आज तक नहीं हुई। विधायक दल, संसदीय दल की बैठक नहीं हुई जिसमें मोदी को पीएम के रूप में चुना जाता। सीधे एनडीए की बैठक हुई और एनडीए के जरिए उन्होंने ये कहलवा दिया कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी होंगे। पार्टी तो उन्होंने अपनी जेब में रख ली है। अभी कुछ कुछ लोग कहते रहते हैं कि परिवारवाद और ये बात फलाना बात, कांग्रेस के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, बीजू जनता दल के बारे में, शिवसेना के बारे में कि वो उनकी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड हैं और वंशवाद पे चल रही हैं। हमने एक सूची अरेंज की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों की तादाद में नेता हैं जिनके पुत्र राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय हैं पूरी तरह से। तो ऐसा नहीं है कि वंशवाद चलता नहीं। दूसरी बात यह है कि एक नमूने के तौर पर मैं ये कहूँ कि मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, लोक दल बा बनाया अपने दम पर, और उसके बाद फिर सजपा बनी और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी बनी। किसके कहने पर बनी, किसके नेतृत्व में बनी? ठीक है, उनके कहने पर सारी चीज़ें बनी, लेकिन जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मौजूदगी में चुना गया, वो अखिलेश यादव को चुना गया। वो किसने चुना? जनता ने, प्रतिनिधियों ने चुना। तो इसमें वंशवाद कहाँ से आ गया? ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई। दशरथ के पुत्र राम थे तो राम फिर भगवान हुए। दशरथ ने किसी और को अयोध्या का राजा क्यों नहीं बनाया? राम को ही क्यों बनाया? तो ये तो परंपरागत चीज़ें चलती हैं। रावण का पुत्र मेघनाथ था तो वो राजकुमार था। ये बातें कहीं दूर नहीं हो सकती, न इनको झुटलाया जा सकता है। आप ये देखिए, अब आप महाभारत में आ जाइए। दुर्योधन किसका पुत्र था? उनका जो उनके पुत्र जो राजा थे, दुर्योधन के पिता थे, उन्हीं का पुत्र था वो भी। तो ये मेरा कहने का ये है कि परिवार में परिवारवाद की बात नहीं है,
ये वंशानुगत चीज़ें होती हैं, जिसका परिवार होता है उसको जनता चाहती है। ये एक लंबी फहरिस्त है। आप किसी भी राजा, जब राजा बनते हैं, अभी जो रजवाड़े थे देश में, उनके पुत्र ही सब चीज़ें संभालते थे। आपको एक हिस्ट्री और है, मुग़ल साम्राज्य में मुग़ल ही राजा बनते चले आए 7 पीढ़ियों तक। तो ये चीज़ें, इनको झुटलाया, भारत में नहीं झुटलाया जा सकता। मैं समझता हूँ जो लिखने वाले गोदी पत्रकार हैं, गोदी लोग हैं, उन्हें खुद को अपने आईना देखना चाहिए कि भाई वो अपने पुत्र को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति सब काम करता है। अब बीजेपी में जितने नेता हैं, उनके कितने ऐसे पुत्र हैं जो राजनीति में धरना प्रदर्शन में भाग लेते हैं, लेकिन वो विधायक सांसद जरूर बन जाते हैं। यही स्थिति है। खैर, मैं अब आ रहा था इस चीज़ पर कि तमाम जो संगठन हैं देश के, उन्होंने 36 पेज की एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी थी हरियाणा चुनाव के बाद, और उसमें ये मांग की गई थी कि चुनावों में जो धांधली हुई है उसको दूर किया जाए और उसमें जांच करके सारी चीज़ों को सामने लाया जाए। चुनाव आयोग ने, जो संगठन थे, उनका जो 36 पेज की रिपोर्ट थी उसको दबा करके बैठ गया, और आज तक उसने उस रिपोर्ट का जवाब सार्वजनिक नहीं किया। चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी कर रहा है। SIR, वो एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमने राजनीतिक दलों के कहने पर SIR लागू की है। किस दल ने कहा कि आप SIR लागू करिए, SIR करिए? मैं समझता हूं कि विपक्ष की तो किसी पार्टी से ही नहीं पूछा गया कि SIR हटनी चाहिए। अब एक और चल रहा है, चुनाव आयोग पूरी तरह से जो पंजीकृत दल हैं उनको भी नहीं अपने दायरे में रखना चाहता। उसने घोषणा कर दी है 700-800 के आसपास जो पंजीकृत दल हैं देश में, उनकी छटनी कर दी है। नियम ये है कि कोई भी पंजीकृत दल जब बनता है तो उसे अपने पंजीकरण के बाद अगले 6 साल में उसे चुनाव लड़ना लाजमी है। ये नियम है, चुनाव आयोग की किताब में लिखा है, वही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव लड़ता रहता है और बाद में कभी यदि वो 6 साल में चुनाव नहीं लड़ पाया तो वो उसे डीलिस्टिंग कर रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास आ चुके हैं। तो ये क्या है? ये एक मनमानी है, और चुनाव आयोग इस मनमानी का कोई जवाब नहीं देता। अभी डीलिस्टिंग की तमाम चीज़ें मेरे पास शिकायत आई हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अपील कर रहे हैं, अपील का कोई जवाब नहीं दे रहा चुनाव आयोग। आखिरकार क्यों? एक कानून ये भी है कि जो चुनाव आयोग है उसे दल का पंजीकरण करने का अधिकार है, डीलिस्टिंग का नहीं है। डीलिस्टिंग वो कुछ नियम कानून है, या ये कहें कुछ विषम परिस्थितियां होती हैं, तभी वो उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, वो भी बल्क में नहीं। जो पार्टी वास्तव में धोखाधड़ी करके पंजीकृत हुई है, या कोई दूसरे फ्रॉड कर रही है, या वो ये कहना चाहिए कि वो जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो नहीं जमा कर रही है, तो ऐसे दलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ पाए तो आपको बेदखल कर दिया जाए। ये कैसे कर देंगे आप? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उसके अपनी जो परिस्थितियां हैं उस पर भी लागू होता है। दूसरा, अब कोविड-19 आया, उस दौर में बहुत सारे दल इधर से उधर हो गए, तमाम दुनिया की परेशानियां आई, नहीं लड़ पाए चुनाव, तो फिर भी उसने इस तरह की लिस्ट जारी कर दी है कि भाई हम इनको डिलिस्टेड करने जा रहे हैं। तो ये जो धोखाधड़ी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने जैसे राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप महादेवपुरा और कर्नाटक में गड़बड़ी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए। जब शपथ पत्र की बात आई तो अखिलेश यादव की पार्टी सामने आ गई। उन्होंने कहा हमने 27 शपथ पत्र दाखिल किए, क्या हुआ हमारे शपथ पत्र पर? हमारी जो बातें हमने उठाई थी उनका आपने आज तक जवाब नहीं दिया। तो चुनाव आयोग जो जेवी बन के काम कर रहा है, कहने का अर्थ यह है कि वो सत्ता के प्रभाव में है। सत्ता का प्रभाव तो उसी दिन सामने आ गया था जब उसकी नियुक्ति का मसला सामने आया और संसद में कानून पारित कर लिया गया अपने हिसाब से
कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का एक मंत्री और विपक्ष का नेता। प्रधानमंत्री के मंत्री की जगह उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उनका वोट, विपक्ष के लीडर का वोट और प्रधानमंत्री का वोट, तीनों के वोट पड़ने के बाद ये तय होगा कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले ली और राहुल गांधी ने वोट विरोध में दिया, ये जो ज्ञानेश गुप्ता बने हुए हैं उस पर। लेकिन उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। तो वो ज्ञानेश गुप्ता को अपने अमित शाह और मोदी ने वोट दे करके नियुक्त कर लिया, क्योंकि वो संसद में कानून पारित कर दिया कि अब चीफ जस्टिस का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इस तरह से जो प्रभावित करने की जो प्रक्रिया इस देश में शुरू हुई है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको बता दूं कि जिन जिन सीटों पर जो 76 सीटें ऐसी थीं जो विभिन्न संगठनों ने अपने अपने प्रदेश से निकाल करके उसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, उस पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। उसमें शायद झारखंड में कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं थी, बाकी सभी राज्यों में गड़बड़ियाँ करके 3-3, 4-4 जो संसदीय क्षेत्र थे उनको प्रभावित करके अपने सांसद जितवा लिए गए थे। इसमें शायद उत्तर प्रदेश की भी तीन सीटें ऐसी बताई गई जो प्रभावित करके जिताई गई, जिसमें अखिलेश यादव ने उन्हीं चीज़ों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी थी और शपथ पत्र के आधार पर वो शिकायत की गई थी। इसी तरह और भी कई राज्यों की मैं बात बता दूं, उड़ीसा में भी हुआ था, महाराष्ट्र से भी हुआ था, केरल से भी हुआ था एक आध सीट का, उत्तराखंड से भी हुआ था। तो ये जब तक इन सब चीज़ों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे देता तब तक कैसे मान लिया जाए कि भाई चुनाव फेयर हुआ है। नागरिक संगठनों ने जो विश्लेषण तैयार किया उसके आधार पर मैं आपको बता दूं, उड़ीसा की बात सबसे पहले रखता हूं। वहां 18 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे आंकड़े तैयार किए गए जिसमें वोट बढ़ा करके वो सीट जीतने की तैयारी की गई थी। इसी तरह अब मैं महाराष्ट्र में आता हूं। 11 निर्वाचन क्षेत्र थे जिनमें वोट बढ़ाए गए। असम में एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा था जिसमें वोट बढ़ाए गए। असम में मैंने एक की जगह अब 2 का आंकड़ा मेरे सामने आया। 2 सीटें थी। अरुणाचल में एक सीट थी जिसको प्रभावित किया गया। कर्नाटक में 6 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां पर गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया। कर्नाटक में 6 और राजस्थान में 5 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया, वहां वोट बढ़ाए गए। छत्तीसगढ़ में 5 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां पर इस तरह से लोकसभा सीटों को जीतने का क्रियाकलाप किया गया। इसी तरह तेलंगाना में भी गड़बड़ी की गई और वहाँ 3 सीटों पर गड़बड़ी की गई। आंध्रा में 7 सीटों पर गड़बड़ी पाई गई जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई थी। गुजरात में 1 सीट ऐसी थी। वहीं पर केरल में भी 1 सीट को प्रभावित करके चुनाव जीतने की प्रक्रिया दोहराई गई। बिहार में 3 और हरियाणा में 3 सीटों को प्रभावित किया गया। और इसी तरह से 10 के आसपास सीटें पश्चिम बंगाल की हड़प ली गईं, जहां इसकी शिकायत उस 36 पेज की जो फहरिस्त बनाई गई थी उसमें चुनाव आयोग के सामने ये पूरा आंकड़ा रखा गया था। हम इस बात को थोड़ी देर के लिए सही मान लेते हैं और उसमें हम ये कहें कि भाई 76 सीटें या 240 में से कम कर दी जाएं तो कितनी बचती हैं? 164 सीटों की पार्टी रह जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन्हें मालूम था कि हमारी 300 सीटें तो हैं ही, 330 थी शायद, और हम इसमें और कुछ गड़बड़ी करके और सीटें शामिल कर लेते हैं। तब ये नारा गढ़ा गया था कि अब की बार 400 पार। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें जो चल रही थी बहुत ही सोच समझ के और संगठित तरीके से, और वहाँ पर निर्वाचन जो कमिश्नर थे
निर्वाचन आयोग में उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के सारी प्रक्रिया पूरी की गई थी। आपको मालूम होगा एक चुनाव आयोग में एक लवासा नाम के भी चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। उन्होंने इस मामले में अपनी एक विपरीत टिप्पणी कर दी थी। उस टिप्पणी को लेकर के उन्हें जब हटाया गया तो उनके पीछे तमाम छापे डलवाए गए। इस तरह की सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, मैं ज़्यादा क्या बोलूं। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये है कहने का, बताने का कि राहुल गांधी ने सारी देश की जनता की आंखें खोल दी हैं और अब वो इन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हें तमाम लोग ये रास्ता भी बता रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे, लेकिन हम इस चीज़ को जनता के बीच ले जाएंगे। आजकल बिहार में चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी दनादन हर वक्त इस मामले में पूरी तरह से पूरी सिचुएशन जो उन्होंने बताई है देश में कि किस तरह से फर्जीवाड़े से सरकारें बदली गई, सरकारें बनाई गई, इनको लेकर के हम सारी चीज़ें देखेंगे। महाराष्ट्र में तो आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, खुद ही सरकार को फर्जी बता दिया था। उसके बावजूद सरकार का पूरा टेन्योर हो गया और उसका रिजल्ट आज तक हाथ में नहीं आया। तो न्यायिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने की तमाम चीज़ें सामने आती रही हैं। अब आपको मालूम है कई एक मसले ऐसे हैं जिन्हें यहाँ कहना हमारा उचित नहीं है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब ये सारी खामियां एक दिन जनता ही खुद अपने हाथ में लेकर के इसे दुरुस्त करेगी, क्योंकि जनता के बगैर कुछ नहीं होता। जनता, चूँकि हमारा डेमोक्रेसी वाला देश है और उस डेमोक्रेसी में एक ही चारा है कि वोट के जरिए सरकार बदल दी जाए। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग पद पर जो लोग बैठे हुए हैं यदि वो इसी तरह से संघीय विचारधारा के तहत काम करते रहे तो निश्चित तौर पर फिलहाल तो कुछ भी होना संभव नहीं लगता। अब हम आपको बता दें कि बिहार चुनाव में भी कहीं ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस समय जब 2024 का चुनाव चल रहा था उसमें लोकसभा का, तब अपनी छाती पे लिख लेते थे अब की बार 400 पार। अभी भी वो टाल ठोक करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अब कैसे बन जाएगी, जनता वहाँ पर ज़मीनी हकीकत देख रही है। हम भी एक दिन बिहार गए थे, वहाँ देख करके आए तो पूरा माहौल ही बदला हुआ है और वो कहते हैं बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब जनता को बदलाव चाहिए, आप वोट चोरी करके कुछ भी कर सकते हैं। शायद SIR सबसे पहले बिहार में चुनाव था इसलिए लागू की गई थी। अब SIR पूरे देश के 12 राज्यों में चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, बंगाल में भी चल रही है, चूँकि वहाँ भी चुनाव होने हैं। तो यहाँ होगा क्या, आपका वोट लिस्ट से हट गया तो हट गया, वहाँ कोई जवाबदेही नहीं है चुनाव आयोग की, निश्चित तौर पर ये मान लीजिए। दूसरी बात, मतदाता बनने के लिए एक बार तो ये कह रहे हैं कि भाई आप आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, दूसरी तरफ आप ब्राज़ील की जो कोई लेडी हैं जो मॉडल हैं वो यहाँ 25 जगहों पर वो उनके नाम आए हुए हैं। और वो जब शायद चूँकि ये मामला राहुल गांधी ने उठाया था, इंटरनेशनल स्तर का हो गया था, तो उस मॉडल ने वहाँ पे अपना बयान दिया कि मैं तो कभी भारत गई नहीं। बताइए किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। और चुनाव आयुक्त है जो ज्ञानेश कुमार है वो इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रहे। तो खैर आज हमने इस मुद्दे को उठाया है। आपको ये मुद्दा ठीक लगे तो आप अपनी टीका टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आप ये कहाँ से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा आपको सुझाव है कि आपने यदि ये देखा है और आपको लगता है कि ये वास्तव में चीज़ दुरुस्त हो और जानी चाहिए तो आप इसको शेयर करें और बिहार तक ज़रूर पहुंचाएं हमारे इस वीडियो को। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।